नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर्स। कई बार डिवेंचर होल्डर्स को ये डाउट होता है कि हमारी पेमेंट कंपनी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, लिक्विडेटर कब असेट बेचेगा, कब रियलाइज करेगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए एक अलग पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। स्क्रीन विजिबल है ना? यस Yes, मैम। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में दो अकाउंट बनते हैं। एक जो अकाउंट है वो डिबेंचर होल्डर्स ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया था वो बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और एक हम बनाते हैं वही लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जो रिसीवर को असेट दी जाती हैं वो असेट रिसीवर बेचता है। उनको बेचने से जो पैसा आता है उससे वो डिबेंचर होल्डर्स को और उनके इंटरेस्ट को पे करता है और अपना कमीशन लेता है, और कोई खर्चा हुआ तो वो लेता है, और बाकी बचा हुआ पैसा वो लिक्विडेटर को दे देता है। उसके बाद लिक्विडेटर सिर्फ डिबेंचर्स को छोड़कर बाकी सारा ट्रीटमेंट वैसे ही करता है जैसे आपने अभी तक सीखा। So let us do a question, you will understand it. Following is the balance sheet of Goa Rubber Limited as at 31st March 2018. आपको शेयर कैपिटल तीन तरह की दे रखी है। एक है 1000 10% preference shares of 100 each, then 20,000 equity share of 10 each 7 paid up, 15,000 equity shares of rupees 10 each 5 paid up. नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं 12% डिवेंचर्स, इंटरेस्ट अनपेड फॉर 6 months, उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट अभी बाकी है। लोन जो कि प्लांट के ऊपर सिक्योर्ड है वो है 60,000 रुपए का। करंट लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,20,000 के। असेट्स में प्लांट है 1,25,000 का। देन आपके पास सन्ड्री एसेट्स हैं 5,60,000 की, और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं 10,000 के। डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड अ रिसीवर. A liquidator was also appointed. Receiver realized plant for rupees 80,000. अब receiver ने plant को realize किया 80,000 का। Sundry assets worth rupees 4 lakh were placed in the hands of the receiver, who realized them for 3,80,000. Receiver ने जो assets realize की वो थी 3,80,000 की, और एक उन्होंने प्लांट भी रियलाइज किया, लेकिन प्लांट जो है वो हमने गिरवी रखा हुआ था, तो अमाउंट जो थी लोन की कम थी और उसकी ज्यादा थी। 80,000 का प्लांट था और जो लोन था वो 60,000 का, तो सरप्लस कितना आ गया हमारे पास 20,000। ठीक है। देन आपको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ रिसीवर अमाउंटिंग टू रुपीज 800 एंड हिज रेम्यूनरेशन इज 1200। रिसीवर को खर्चा कितने का पड़ा? 800 का, और अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन जो उसने लिया वो था 1200। अब इसका काम क्या है? इसका काम है डिबेंचर होल्डर्स को पे करने का। तो बाय डिबेंचर होल्डर्स जो कि कितने थे 2 लाख के, और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में ब्रैकेट में इंटरेस्ट अनपेड फॉर 6 months। तो 2 लाख के ऊपर अगर आप 12% निकालोगे तो ये आएगा 24,000, और 24,000 का आधा 6 months का कितना हो गया 12,000। तो प्लस इंटरेस्ट दैट कम्स टू 12,000। तो हमने 2,12,000 की पेमेंट कर दी। अब इसके पास जो टोटल पैसा था वो था 4 लाख। 4 लाख में से इसने 2,000 ये और 12,000 की ये पेमेंट की। बचा हुआ जो है ये किसको दे देगा? लिक्विडेटर को। सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हमने कितना ट्रांसफर कर दिया? 1,86,000, और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा।
अब जब हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे टू सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, कि रिसीवर ने हमें कितने पैसे दिए 1,86,000 और लिक्विडेटर ने जो रिमेनिंग असेट्स थी वो कितने में रियलाइज की। लिक्विडेटर रियलाइज्ड 1,48,000 फ्रॉम द सेल ऑफ रिमेनिंग असेट, ये लिख दिया हमने। फिर लिखा है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था 2,600, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन थी 1,400, ठीक है। अब इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स की टर्न आती है, वो तो ऊपर ही कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, नेक्स्ट टर्न आएगी आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देखते हैं फिर से। ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है 1,20,000 के, और ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर क्रेडिटर्स में ही ट्रेड क्रेडिटर्स 1,20,000, हाँ एक ही है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके पास 1 लाख। अब आप देखो कि टोटल अमाउंट आपके पास अभी तक कितनी है, आपके पास अभी तक अमाउंट है 1,86,000 प्लस 1,48,000, आपके पास टोटल अमाउंट है 3,34,000, और 3,34,000 में से आपने अभी तक पेमेंट क्या क्या कर दी, 2,600, 1,400 एंड 1 लाख, ये माइनस कर दो इसमें से। 1,20,000 है, कितना है 1,20,000। ओके ओके 1,20,000, 3,34,000 माइनस 2,600 माइनस 1,400 माइनस 1,20,000, तो कितना बच गया हमारे पास 2,10,000। अब 2,10,000 के बाद बारी आती है शेयर होल्डर्स की, और शेयर होल्डर्स में पहले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये आ गए हमारे पास 1 लाख। अब 2,10,000 में से 1 लाख और माइनस कर दीजिए, तो बच गया मेरे पास 1,10,000, और इक्विटी शेयर मेरे पास है एक 20,000 वाला 7 पेड अप और एक 15,000 वाला 5 पेड अप, दोनों शेयर लेकिन 10 रुपए के हैं, तो एक हमारा है 20,000 वाला शेयर्स हैं जो 10 के 7 पेड अप हैं, एक 15,000 हैं जो 10 के 5 पेड अप हैं। तो डिस्पैरिटी दूर करने के लिए हमें इसको 2 रुपए देने हैं, और 2 रुपए देने के लिए 20,000 इंटू 2 मुझे देने हैं 40,000, तो 40,000 एक 10 में से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, यस Yes, ma'am. 1,10,000 में से 40,000 की पेमेंट Yes, हो ma'am. जाएगी, तो मेरे पास बचेंगे 70,000। अब इसको 2 रुपए देने के बाद ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो दोनों की पेड अप वैल्यू सेम हो गई, तो अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड कर सकती हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए मेरे 35,000, तो 70,000 की पेमेंट बची है और 35,000 शेयर होल्डर हैं, तो एक शेयर होल्डर को कितना पे कर देंगे, 2 रुपीज पे कर देंगे, तो 2 रुपीज एक शेयर होल्डर को पे करने के लिए मेरे पास पहले जो शेयर होल्डर हैं वो हैं 20,000 बाय इक्विटी शेयर 20,000, उनको मैंने ये वाले 40,000 भी दिए हैं और ये 2 रुपए पर शेयर भी देना है, तो इसका मतलब उनको 2 रुपए पहले और 2 रुपए बाद में 4 रुपए के हिसाब से कितनी पेमेंट हो गई 80,000, और जो दूसरे इक्विटी शेयर थे 15,000 उनको मुझे 2 रुपए के हिसाब से पे करना है 30,000। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. ओके अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, उससे पहले एक हमने पीछे 6 क्वेश्चन छोड़ा था। Yes, ma'am. जिसमें स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होती है। जो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होती है उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जैसे जैसे पेमेंट आई वैसे वैसे उसको हमें पे करना होता है, यानी कि जितनी पेमेंट आती रहेगी उस टाइम तक जो जो ड्यू होता रहेगा उसको पे करते रहेंगे।
अभी तक तो हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि पैसा आया और हमने पे कर दिया सारा का सारा इकट्ठा, लेकिन एक्चुअल में असेट्स एक दिन में नहीं बिकती, इट टेक्स टाइम। तो किस तरीके से असेट्स किश्तों में आती हैं और किश्तों में हम उसको बेचते हैं वो देखना है हमने। सो लेट अस सी 6th क्वेश्चन। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं। 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up, 20,000 preference shares of ₹10 each fully paid up। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है आपको 2 लाख। करंट लायबिलिटीज हैं बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स। क्रेडिटर्स हैं आपके पास, देन सन्ड्री एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दे रखी हैं। बुक है आपके पास, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। द असेट्स वर रियलाइज्ड बाय द लिक्विडेटर एज फॉलोज। आपको दिया हुआ है कि जून में फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख की रियलाइज हुई, करंट एसेट्स 2 लाख की हुई। जुलाई में फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख की हुई, करंट एसेट्स 2 लाख की हुई। अगस्त में फिक्स्ड एसेट्स निल हैं, करंट एसेट्स 3 लाख की हैं। Liquidators entitled to a commission of 3% on asset realized and 2% on amount distributed among unsecured creditors. After reserving 5,000 for expenses which ultimately amounted to ₹3,000, the amount were distributed as and when received. This line changed the concept of the question. Amounts were distributed as and when received. Amount जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे बांटते गए। हमने ये नहीं कहा कि जब सारी एसेट्स बिक जाएंगी, सारा पैसा आ जाएगा, तब हम इकट्ठी पेमेंट स्टार्ट करेंगे। नो, हमने क्या किया, जैसे जैसे जितना आता गया उतना उतना पे करते गए। अब इसके अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस डेट को, मान लीजिए कोई लोन सिक्योर्ड है, लेकिन अगर हमने उसको आधा बेचा, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको उस टाइम तक आधा ही बेचा, तो आधी बची हुई उस डेट के लिए अनसिक्योर्ड कहलाएगी। अगली डेट को जब फिर से उसकी सिक्योरिटी रियलाइज होगी वो फिर से सिक्योर्ड हो जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिस दिन हम उसकी बात कर रहे हैं, उस डेट को अगर सिक्योरिटी पार्शियली रियलाइज हुई है तो पार्शियली वो अनसिक्योर्ड मानी जाएगी। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले जून में हमें असेट रियलाइज्ड हुई, 2 असेट रियलाइज्ड। तो अब आप इसके अंदर देखिए, आपको फिक्स्ड एसेट्स कितने की दे रखी है रियलाइज्ड, 3 लाख की। बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स था 5 लाख। मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख का था, लेकिन उस दिन फिक्स्ड एसेट्स कितने की रियलाइज हुई, 3 लाख की। तो इसका मतलब 2 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट उस डेट के लिए क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया जून में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दो मैम। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 5 लाख का था, सिक्योरिटी फिक्स्ड एसेट्स टोटल तो आपको दे रखी है 12 लाख की, लेकिन जून में सिर्फ 3 लाख की एसेट बेच पाए आप। तो जून में 3 लाख की तो फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो गई, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो 3 लाख के लिए तो सिक्योर्ड हो गया, बाकी बचा हुआ 2 लाख उस मंथ के लिए क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, 2 असेट्स रियलाइज्ड, फिक्स्ड एसेट्स तो हमारी लोन में चली गई, तो सरप्लस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स तो नील हो गया। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिक्योर्ड का तो हम दिखाते ही नहीं है, हम तो पार्टली सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड में ऐड कर जाते हैं, सरप्लस होता है तो यहाँ लिख देते हैं। और करंट एसेट्स हमारी रियलाइज हुई हैं 2 लाख की। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं, तो हमें इस तरफ उसने कहा कि लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो 3% ऑन असेट रियलाइज्ड है। तो असेट्स रियलाइज्ड हुई थी 3 ये वाली और 2 लाख ये वाली, 5 लाख की। तो 3% ऑफ 5 लाख कितना आ गया, 15,000। देन उसने कहा था कि हमने एक बैलेंस रखा है एक्सपेंसेस के लिए 5,000 का, जो कि बाद में लास्ट में 3,000 के खर्चे हुए। तो अभी के लिए तो हमने 5,000 रुपए रिजर्व रख लिए। अब हमारे पास जो टोटल पेमेंट है वो कितनी अवेलेबल है, देखो मेरे पास 2 लाख रुपए करंट असेट्स के अवेलेबल हैं,
इसमें से मैंने 15,000 रुपए एक दे दिए और 5,000 रुपए एक दे दिए, 20,000। मेरे पास कितने बचे? 1,80,000 बचे या नहीं बचे? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इस 1,80,000 को मुझे देना किस किस को है? बैलेंस शीट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो लायबिलिटीज हैं। एक दिया हुआ है मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट और एक दिया हुआ है मुझे क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा बचता है 2 लाख का और क्रेडिटर्स मेरे बचते हैं 4 लाख के, और मुझे 1,80,000 रुपए देने हैं। तो मैंने आपसे अभी कहा कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो मेरा सिक्योर्ड था। अब सिक्योर्ड था तो सिक्योरिटी तो मेरी सिर्फ कितने की आई थी? 3 लाख। तो अब जब मेरे पास बाकी बचे हुए पैसे 1,80,000 हैं तो उस पे इन दोनों का हक है, क्योंकि ये दोनों ही उस टाइम के लिए क्या हो गए? अनसिक्योर्ड हो गए। फिक्स्ड एसेट्स तो और कोई रियलाइज नहीं हुई। तो 1,80,000 को मैं इन दोनों में इनकी रेशियो में बांट दूंगी, यानी कि 2:4, 1:2। तो 1:2 में मैं इसको बांट देती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,80,000 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1,80,000 दैट इज 60,000 एंड 1,80,000 इंटू 2/3 मेरे पास कितना आ गया? 1,20,000। So I will write here by बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने कितनी पेमेंट कर दी? 60,000। बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि कितने हैं? 1,20,000। अब देखो यहाँ पे आया था 2 लाख, ये 2 लाख मेरा क्लोज हो गया, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट करने के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट जो मेरे 2 लाख के बचे थे उसमें से मैंने 60,000 और दे दिए। अब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना बचा है? 1,40। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4 लाख के थे जिसमें से मैंने 1,20 की पेमेंट कर दी, तो मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अब कितने के बचे हैं? 1,80,000 के। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैम मैम 2,80,000 बचेंगे ना? यस, 2,80,000। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक बार ये 1,80,000 समझा दो मैम। ये वाला? ये साइड में मैम की 2,15,000 ये क्या है मैम? ये 2 लाख है। यस मैम, ये 2 तो लाख समझ आ। में 2 लाख में से 15,000 मैंने ये पे कर दिया। मैम ये कहाँ मेंशन है मैम 15,000? लिखा तो हुआ है, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड। तो असेट आपने फिक्स्ड असेट्स रियलाइज्ड की थी 3 लाख की, वो आपने बेशक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दी, लेकिन रियलाइज तो की है कि नहीं की? ठीक है मैम। और करंट असेट्स रियलाइज की थी 2 लाख की, तो टोटल कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख का 3% कितना हुआ? 15,000। अब समझ में आया? ठीक है मैम। 5,000 मैंने बैलेंस रख दिया, तो मेरे पास बची हुई अमाउंट कितनी थी? 180 मैंने देनी थी बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स को, तो मैंने उनकी रेशियो में बांट दी। अब ये बांटने के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट को 60,000 की पेमेंट चली गई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 1,20,000 की चली गई। तो अब मैंने जब 2 लाख में से 60 की पेमेंट कर दी, तो बैंक ओडी मेरा कितने का बच गया? 1,40 का। और क्रेडिटर्स 4 लाख में से 1,20 की पेमेंट हो गई, तो कितने के बच गए? 2,80,000 के। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम, ये तो आता था मैम, वो नहीं पता था बस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। अब देखिए मेरे पास इस वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बचा है 1,40,000 का, और मेरे पास जो क्रेडिटर्स हैं वो बचे हैं 2,80,000 के। अब जून के बाद जुलाई में मैंने ये वाला बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जो मैंने एक्सपेंसेस के लिए रखा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। फिर मेरी इस बार की असेट्स रियलाइज हुई और फिक्स्ड असेट्स रियलाइज हुई 6 लाख की। 1,40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट बचा था और मैंने असेट रियलाइज की है 6 लाख की फिक्स्ड असेट्स। तो ये सिक्योर्ड था, सारा का सारा सिक्योर्ड हो गया।
6 लाख में से 1,40 का मैंने लोन दे दिया, तो मेरा सरप्लस कितना बच गया? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना बच गया? 6 लाख माइनस 1,40,000, 4,60,000। और करंट असेट्स मेरी कितने की रियलाइज हुई हैं इस बार? दैट इज 2 लाख। अब फिर से मुझे रेम्यूनरेशन देना है बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% ऑन असेट रियलाइज्ड। तो असेट रियलाइज हुई थी 6 लाख की ये और 2 लाख की ये, तो 3% ऑन 8 लाख दैट इज 24,000। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद अब बारी आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो पूरा हो गया, बचा नहीं कुछ, बचे सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई 2,80,000 और मुझे अभी भी एक्सपेंसेस के लिए बैलेंस रखना है 5,000। फिर उसके बाद अब मैंने देखना है कि अमाउंट कितना बचा, तो 5 + 460 + 2 लाख मेरे पास है 6,65,000। 6,65,000 में से मैंने पेमेंट करी है एक तो 24,000 की और एक 2,80,000 की और 5,000 का मैंने बैलेंस रखा है। तो इसको माइनस करके देखेंगे, 6,65,000 प्लस माइनस करेंगे इसमें से 24,000 माइनस 2,80,000 माइनस 5,000, तो मेरे पास बचा 3,56,000। अब 3,56,000 में से नेक्स्ट पेमेंट किसकी आती है? क्रेडिटर्स के बाद मेरे पास है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करूंगी बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो भी पेमेंट हो जाएगी। 3,56,000 का बैलेंस बचा था, उसमें से मैंने 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। अब इक्विटी के लिए कितना बचा? 1,56,000 और इक्विटी के ऊपर उसने रेम्यूनरेशन बोला है 2%, तो मुझे यहाँ पर रेम्यूनरेशन देना है 2/102, क्योंकि इक्विटी के लिए जितना भी बचता है वो इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन होता है। तो 1,56,000 इंटू 2/102 ये आ जाएगा, यहाँ पे इधर लिख रही हूँ मैं 3,059 का रेम्यूनरेशन मेरा एक्स्ट्रा आ जाएगा। और बची हुई अमाउंट मुझे किसको पे करनी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने कितना पेमेंट कर दिया? जो टोटल अमाउंट 1,56,000 का था उसमें से 3,059 माइनस कर देंगे, तो ये बचा आपका 152,941। यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। इसके बाद Yes, ma'am. इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट बनाएंगे थर्ड। थर्ड में हम फिर से बैलेंस इधर ले आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5,000 का बैलेंस मेरे पास पड़ा था और असेट्स मेरी रियलाइज हुई इस बार सिर्फ करंट असेट्स और वो थी 3 लाख की, ठीक है। और इस बार मुझे फिर से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देना है ऑन असेट्स रियलाइज्ड 3% ऑन 3 लाख, तो ये कितना आ गया? 9,000। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी मुझे पता लग गए कि इस बार के मेरे 3,000 हैं लास्ट में जो होने थे। जो बची हुई अमाउंट है वो सारी की सारी किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैंने इसको ऐड किया, 3,05,000 माइनस किया इसमें से 9,000 माइनस किया इसमें से 3,000, 12,000, तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचा 2,93,000, जिसका 2/102 मुझे रेम्यूनरेशन देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, और बाकी बची हुई अमाउंट आई हैव टू पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. अब अगर इसी क्वेश्चन में आप जैसे पहले क्वेश्चन करते थे ना कि सारी असेट्स जो रियलाइज हुई हैं सबको टोटल कर लो और टोटल करने के बाद फिर से सिंपल वे में क्वेश्चन करो, तो आप देखो बुक में लास्ट में एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है,
Yes, ma'am. तो आपका Yes, ma'am. आंसर तो मैच करेगा, बट आपको वैसे करना नहीं है। अगर वो लिखता है कि अमाउंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड, तो जो मेथड मैंने आपको अभी बताया आप इसी से क्वेश्चन करेंगे। गॉट इट? Yes, ma'am.